ओके। सर तो लाइव इज ऑन। या ओके। ओके। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षत पांडे हूँ। एक रोमेटोलॉजिस्ट, गठिया रोग विशेषज्ञ। आई थिंक मेरे कई सारे पेशेंट्स इसमें जुड़े जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। बाकी लोग भी समय के साथ साथ जुड़े आएंगे। जस्ट तो काफ़ी टाइम बाद ये फिर से एक पेशेंट अवेयरनेस वेबिनार हम लोगों ने करा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बीमारी से रिलेटेड रहती हैं, और वो हम लोग जो है परामर्श के दौरान, कंसल्टेशन के टाइम पे नहीं सॉर्ट आउट कर पाते हैं। बहुत से ऐसे सवाल रहते हैं, क्या है बीमारी, क्यों है, कैसी हुई, आगे क्या होगा, कब तक ठीक होंगे, कब कब तक दवाइयाँ चलेंगी, क्या दवाइयाँ चलेंगी, खाने में क्या खाना है। ये सब इतनी तरह के 100 प्रकार के सवाल रहते हैं आप सभी के, जो कि स्वाभाविक सी बात है। बीमारी ऐसी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे ही। तो एक बहुत बेसिक सा आज हमने वेबिनार रखा है, और आप सभी को पसंद आएगा तो हम लोग आगे भी हर महीने ये दोहराते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है लिविंग विथ आरए। आरए सबको पता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है, जिनको यह बीमारी है, जिनको गठिया बाय की बीमारी है। अब गठिया बाय तो एक कॉमन वर्ड है उन 100 प्रकार के तमाम आर्थराइटिस, गठिया की बीमारियों को भी हिंदी में हम गठिया बाय बोलते हैं। किसी भी प्रकार का बीमारी हो उसको गठिया बाय बोलते हैं, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सबसे कॉमन वाली गठिया है, जिसमें कि जो कि काफी ज्यादा प्रतिशत मात्रा में लोग इसी से ग्रसित है। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू लिव विथ आरए, गठिया रोग के साथ कैसे जिएं, पेन को कैसे मैनेज करें, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न और उससे संबंधित लाइफस्टाइल, जीवन शैली को कैसे सुधारें। तो पहले तो मैं बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा आपको कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो हमारा सबको पता होना चाहिए कि एक दो भाग में विभाजित है। एक तो द मस्कुलर सिस्टम और एक स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब इसमें मांसपेशियां भी इन्वॉल्व रहती हैं, और स्केलेटल सिस्टम जिसमें सिर्फ जो आप दूसरी फोटो देख रहे हैं ये वाली हड्डी का ढांचा है, तो इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन इसका रहता है मूवमेंट एंड सपोर्ट का। यह जो रहता है हमारे चलने फिरने में, नॉर्मल डेली दिनचर्या की जो गतिविधि हैं उनको व्यवस्थित तरीके से चलाने में काम आता है। फिर सभी को यहाँ पे जोड़ों की बीमारी है, जो गठिया होती है एक जोड़ की बीमारी होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट क्या होता है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, कहीं पे भी दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं हमारे शरीर में, उसको हम जोड़ बोलते हैं। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियों का मिलन होता है वो जॉइंट कहलाता है। अब जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं, अब ये पहले जो ये वाली फोटो, इसमें मसल्स दिख रही हैं लाल लाल आपको, कार्टिलेज है। फिर ये जॉइंट, ये हड्डियां दिख रही हैं। फिर जहाँ पे जो दो या दो से अधिक हड्डियां मिल रही हैं इसको अपन जॉइंट्स बोलते हैं। मांसपेशियां जो जाके हड्डी पे जुड़ती हैं उनको टेंडन्स, लिगामेंट्स, और ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो ये वाली फोटो है दूसरी वाली, ये बरसा, ये जॉइंट की फोटो है। ये ऊपर वाली एक हड्डी है और नीचे वाली हड्डी है, और ये बहुत बेसिक सा एक जोड़ का स्ट्रक्चर है। तो ये इसको हम बोन बोलते हैं। फिर ये ऊपर वाली हड्डी, नीचे वाली हड्डी। फिर जो बोन के आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको पेरिआर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये जो एक ब्राउन ग्रे कलर की जो ये है इसको पेरिओस्टियम बोलते हैं। ये एक, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है पूरा, ये साइनोवियल फ्लूइड होता है। और ये जो येलो कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है पीले रंग की, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हर एक जो जोड़ का जो स्ट्रक्चर होता है उससे संबंधित जो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, हर एक से रिलेटेड अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं लोगों को। जैसे किसी का लिगामेंट टूट जाता है तो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, लिगामेंट इंजरी हो जाती है, जिनको चोट लगती है, हड्डी ये है। कार्टिलेज जो जो एज के साथ साथ जो गठिया होता है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें कार्टिलेज घिस जाता है।
फिर उसमें ये कार्टिलेज घिसता है। फिर साइनोवियल जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो गठिया होता है उसमें ये साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन, सूजन, अकड़न जकड़न हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी हर अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो रहती हैं उससे संबंधित उन स्ट्रक्चर्स में दिक्कतें आती हैं। तो साइनोवियम एंड साइनोवियल फ्लूइड जो रहता है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला गठिया है, आप ये देख रहे हैं, ये हड्डी है, ये बीच में ये जो है कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये फिंगर, उंगली का जोड़ है ये, ठीक है, उंगली का जोड़। तो जॉइंट इज सराउंडेड बाय फाइब्रस एनवलप और कैप्सूल कॉल साइनोवियम। तो जोड़ के आसपास एक कैप्सूल जो रहती है उसको साइनोवियम बोलते हैं, जिसमें से एक पानी निकलता है, फ्लूइड रहता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो देखिए हमारी जो उंगलियां जो चल रही हैं इतने आसानी से, ये क्यों चल पा रही हैं? इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि इसके बीच में जोड़ों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। जो कि फ्लूइड हमारा, जैसे अगर देखिए ना, अगर कोई भी जो इतना इजीली जो हम हमारे जो मूवमेंट हो पा रहा है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बीच में एक फ्रिक्शन को इसको रोकने के लिए एक फ्लूइड भरा हुआ है। और उसके कारण हमारा आसानी से गतिविधि हो पा रही है जोड़ों की। अगर ये सोचिए बीच में पानी नहीं होता तो हड्डियां जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, तो वो मूवमेंट ही नहीं हो पाता। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी जो रहती है जोड़ों की, ये ऐसी रहती है कि इसमें हर जोड़ के बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है, दैट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और जोड़ का खराब होने से उसको रोकता है। जो कि गठिया के मरीजों में इसी साइनोवियल फ्लूइड में सूजन आ जाती है तो वो कम हो जाता है, जिसके कारण लंबे समय में हम देखते हैं कि जोड़ लोगों के टेढ़े मेढ़े होने चालू हो जाते हैं। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए की बात करें कि क्या होती है, तो ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज होती है। सबसे पहले तो हमें पता चलिए, क्रॉनिक मतलब लंबे समय की, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ती हुई, ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम की बीमारी, जो कि इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो आपके खिलाफ काम कर रही है, तो इसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। सिस्टेमिक पॉलीआर्टिकुलर डिजीज होती है। सिस्टेमिक मतलब सिर्फ जोड़ों पे इसका असर नहीं आता है, इसके अलावा हमारे फेफड़े, लिवर, किडनी, आंखें, स्किन, ब्लड, मल्टीपल ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट आ सकता है। पॉली आर्टिकुलर डिजीज मतलब अलग अलग जोड़, सिर्फ एक जोड़ पे नहीं, अलग अलग जोड़, ऊपर से नीचे सारे जोड़ों पे दिक्कत आ सकती है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर अफेक्टिंग साइनोवियल जॉइंट्स, तो पहली जो फोटो देख रहे हैं ये हेल्दी व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का जोड़ है, जिसमें कि आप कार्टिलेज देख रहे हैं, घुटने का जोड़ है जैसे ये, तो बीच में कार्टिलेज बिल्कुल बढ़िया है। फिर ये जो आप देख रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो होता है, जो मैंने बताया, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है इसमें सूजन आ जाती है, कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लग जाता है, जॉइंट स्पेस जो है बिल्कुल कम हो जाती है। तो जो हम सुनते हैं ना कि गैप हो गया घुटने में, तो वो गैप कम हो जाता है बिल्कुल, तो बीच की झिल्ली घिस जाती है पूरी। तो ये लंबे समय में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा होता है। अब हम देखें वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंस क्या होता है, मतलब ये बीमारी दुनिया में कितने प्रतिशत लोगों में है? तो दुनिया की अगर बात करें ग्लोबली तो ये 1 से 2% लोगों में है। इंडिया में बात करें तो 0.3 से 0.7% मरीजों में इससे ग्रसित हैं। तो अगर हम हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो उस हिसाब से आप देख लेंगे कि 0.3 to 0.7% लोग इससे ग्रसित हैं। और यस, ये 2 गुना ज्यादा महिलाओं में कॉमन होती हैं। आप देखते हैं महिलाओं में गठिया रोग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है। तो इसके पीछे की वजह ये है कि कभी कभी कि जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, जो कि महिलाओं में की जेनेटिक्स ऐसी होती है जिसमें कि महिलाओं में यह रोग ज्यादा देखा गया है। जैसे कुछ हर बीमारी के अलग अलग जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं। कुछ बीमारी हम देखते हैं पुरुषों में ज्यादा कॉमन है, कुछ प्रकार के गठिया रोग है जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। कुछ गठिया रोग होते हैं जो कि एक एज के बाद वृद्धावस्था में ज्यादा कॉमन होते हैं। कुछ गठिया रोग होते हैं जो कि यंग लोगों में, बच्चों में कॉमन होते हैं। यंग फीमेल्स के अलग गठिया होते हैं जिसको लूपस बोलते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है, हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है। 1% पॉपुलेशन जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफर करती है। 2 से 3 गुना फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू मेल्स। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक हेट्रोजीनस डिजीज है। हेट्रोजीनस मतलब इसके अलग अलग कारण होते हैं होने के, सिर्फ एक कारण नहीं होता है, और अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। एंड पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म्स भी इसके अलग अलग होते हैं। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? लोग पूछते हैं हमसे कि क्या कारण होता है, क्या किन कारण से हो सकती है।
तो सर देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ऑटो इम्यून बीमारी का कुछ स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। और जो ऐसे फैक्टर्स रहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि इसको बढ़ा सकते जिसको किसी जो कि इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं अगर हम बोलें तो। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है जो कि गठिया कराता है। जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स रहते हैं उनके अगर जेनेटिक्स ऐसी होती है तो वो स्मोकिंग उस चीज को चालू कर सकती है। तो देखा गया है स्टडीज में कि जिन लोग को स्मोक जो लोग स्मोकिंग करते हैं वर्सेस जो लोग नहीं स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में गठिया कितने प्रतिशत ज्यादा लोगों में चालू हुई है, वो स्मोकर्स में के ग्रुप में ज्यादा देखा गया है। फिर माइक्रोबायोटा, पेरियोडोंटाइटिस, जो हमारा ओरल हाइजीन रहती है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर जो लोग को मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार, तो इस प्रकार के जो कीटाणु रहते हैं वो भी गठिया की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। डाइट, जो लोग का रेड मीट, हाई शुगर, सोडियम इन लोग को अल्कोहल, इनका बहुत ज्यादा सेवन है, वो लोगों में यह बीमारी हो सकती है। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेस्टिसाइड से जो लोग एक्सपोज होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो कई बार हमारी जेनेटिक्स चेंज कर देती है, तो उसके कारण ये बीमारी चालू हो जाती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जो लोग लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस भी कई बार ये बीमारी को चालू कर देती है। लाइफस्टाइल अगर हमारी अच्छी नहीं हो, हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं रही है, बहुत ज्यादा जो है मोटापा, देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, तो वो भी यह बीमारी को चालू कर सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स, जैसे कि कुछ ऐसे वायरस से हमारा इन्फेक्शन हुआ, जैसे कुछ वायरस होते हैं जैसे कोरोना वायरस था, चिकनगुनिया वायरस, तो कुछ प्रतिशत लोगों में आगे जाके देखते हैं चिकनगुनिया गठिया में परिवर्तित हो जाता है। तो यह बॉडी की एक बार हो जाता है वायरस, तो ये इम्यूनिटी चेंज कर देते हैं। फिर कुछ ऐसे एजेंट्स रहते हैं जैसे कि सिलिका, डस्ट, इनसे एक्सपोजर रहता है तो भी ये आगे जाके आर्थराइटिस ट्रिगर कर सकते हैं। ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। फिर आते हैं होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर्स अगर देखें तो न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक, न्यूरोएंडोक्राइन, हार्मोनल, रिप्रोडक्टिव, एपिजेनेटिक, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है। तो अलग अलग ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि जैसे किसी को अस्थमा की बीमारी है तो वो भी कभी कभी आर्थराइटिस आगे जाके हो जाता है। उन लोग को टाइप 1 डायबिटीज जिनको रहता है वो लोग रिस्क रहते हैं। थायराइड की बीमारी हम देखते हैं कई मरीज को थायराइड की बीमारी साथ साथ रहती है, तो वो थायराइड की बीमारी भी आगे जाके गठिया में जो है की बीमारी की गतिविधि को चालू कर सकती है। फिर हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जितने भी मरीज यहाँ पे सुन रहे हैं सबको पता है कि जोड़ों में दर्द, अकड़न जकड़न उठना, सुबह सुबह उठने पे बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न सी रहना, मॉर्निंग स्टिफनेस जो रहती है 1 घंटे से ज्यादा जिनको रहती है, आधे घंटे या 1 घंटे से ज्यादा, तो बोलते हैं कि गठिया की आपकी शुरुआत हो सकती है। चलने फिरने में लचीलापन आ जाना, एकदम से जोड़ों में के दर्द के कारण चलने में दिक्कत आना, लॉस ऑफ फंक्शन एंड मोबिलिटी, हाथ अगर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं आगे जाके तो उससे खाना खाने में दिक्कत आना, शर्ट के बटन खोलना उतारना, बाल, कंधे में दिक्कत है तो बालों को सेट करना, ये रोज की गतिविधियां हैं जो कि दिक्कत आती है। वेट लॉस होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, लंबे समय से लोग बोल रहे हैं कि हमारा वजन भी कम हो रहा है, तो यह भी एक कारण होता है गठिया का बढ़ना। हड्डी बुखार सा बना रहना, लो ग्रेड फीवर, थकान लगातार बना हुआ रहना कि एक शरीर में थकान सी बनी रहती है, जोड़ों में डिफॉर्मिटी, खून की कमी रहना। अधिकतर आप लोग कितने मरीज होंगे जिनको सबका हीमोग्लोबिन 10 से 9 से नीचे रहता है, तो ये भी गठिया का कारण रहता है। तो जैसे जैसे गठिया इंप्रूव होता है, आर्थराइटिस में सुधार आता है तो खून भी बढ़ जाता है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं आर्थराइटिस के। साइंस अगर देखें तो हाँ, आपने देखे हैं सभी में कि गठिया के ऐसे लंबे समय में जिनको गठिया रहता है उन लोगों में आगे जाके ऐसे जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे कि इस फोटो में दिखाया है। पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, जोड़ों में जब बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न सी रहती है तो आप अगर हम छू के देखते हैं तो उसके ऊपर का टेम्परेचर, तापमान भी बढ़ा हुआ मिलता है। हम देखते हैं कि एकदम रेडनेस सी, लालिमा सी छा जाती है उसके ऊपर, तो वो जोड़ों में ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो कलाई मोड़ने में दिक्कत आती है, लोगों की कलाई नहीं मिलती है, तो लिमिटिंग द रेंज ऑफ मोशन, नीचे नहीं हो पाती, किसी की कलाई ऐसी जुड़ जाती है ऊपर नहीं हो पाती, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर। सुबह सुबह उठने पे अकड़न जकड़न होना है, और वो अकड़न जकड़न यदि आधे से 1 घंटे से ज्यादा है, हाथों में बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न, जोड़ों में बहुत अकड़न जकड़न होना, और जैसे जैसे व्यक्ति अपना
दिन गुजारता है, अपने आप जो है अकड़न जकड़न पूरी कम हो जाती है। सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक जोड़ में नहीं होता है, अलग अलग जोड़ों में होता है। शुरू में बिल्कुल शुरुआती स्तर, 1 महीने 2 महीने का जोड़ों में दर्द हुआ तो एक जोड़ में चालू हुआ होगा। 15 दिन बाद देखा दूसरे में आ गया, 15 दिन बाद कोने कंधे में आ गया, फिर 20 दिन बाद कोहनी में आ गया। 2-3 महीने में देखा तो सारे जोड़ों में, नीचे से ऊपर सारे जोड़ों में आ गया। तो ये धीरे 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 पॉलीआर्थराइटिस में डेवलप हो जाता है। स्मॉल जॉइंट्स सबसे इसकी खास बात है कि शुरुआत होती है छोटे जोड़ों से, हाथों में कलाई कोहनी कंधे अफेक्ट होते हैं। प्राइमरीली अफेक्ट्स द लाइनिंग साइनोवियल जॉइंट्स। जैसे मैंने बताया साइनोवियल जो कैविटी होती है उसमें सूजन आ जाती है। इट कैन कॉज डिसेबिलिटी एंड परमानेंट बोन डिफॉर्मिटी। अगर इसको सही समय पे नहीं रोके तो लंबे समय में इसमें डिफॉर्मिटीज और डिसेबिलिटी आ जाती है। मरीज जो है बिस्तर पे भी आ सकता है अगर इसको हम सही समय पे रोकेंगे नहीं तो। बिल्कुल सही समय पे अगर दवाई गोली चालू कर दें तो आज 2026 में सवाल ही नहीं उठता कि ये बीमारी कहीं से कहीं भी आपके आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं अब इसमें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिम्टम्स टू नेवर इग्नोर। देखिए, ये भी बहुत अच्छी स्लाइड है। गठिया में जोड़ों में तो दर्द सबको होता है, बस हमें ये देखना है कि ऐसे लक्षण जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपकी लगातार हड्डी बुखार सा बना हुआ रह ही रहा है तो यह भी बताता है कि आपको गठिया की बीमारी हो सकता है बढ़ी हुई है। हम लोग, मरीज जो है अपनी गठिया की बीमारी अपने दर्द से मापता है। उसको लगता है कि अगर मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अगर मुझे दर्द हो रहा है तो मेरे को दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई मरीज जो है 6-6 महीने 1-1 साल तक दवाई खाते रहते हैं, कई दवाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिन तक दर्द नहीं होता। लेकिन हम यही बोलते हैं कि इस बीमारी को लगातार मॉनिटरिंग में रखना पड़ता है, 3 से 4 महीने में डॉक्टर को दिखा के और दवाई लेनी पड़ती है, जांच करानी पड़ती है जो कहीं ये बीमारी अंदर अंदर तो नहीं बढ़ रही है। अगर आपको मुंह में सूखापन लग रहा है, बहुत ज्यादा आंखों में सूखापन लग रहा है, तो यह एक आर्थराइटिस गठिया का लक्षण हो सकता है जिसको शॉगरेन सिंड्रोम बोलते हैं। वजन कम हो रहा है तो यह भी बताता है कि आपकी बीमारी बढ़ रही है। जोड़ों में दर्द अकड़न जकड़न, फिर हाँ, अगर उंगलियों में आपको सुन्नपन सा आ रहा है, झुंझुनी सी आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक नहीं हो रही है लंबे समय से, तो यह भी एक गठिया का लक्षण हो सकता है। कभी कभी गठिया बड़ी हुई रहती है आर्थराइटिस, तो वो नसों में भी प्रभावित करती है जिसके कारण न्यूरोपैथी हो सकती है। तो न्यूरोपैथी एक बहुत इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसमें लोग बोलते हैं कि पाँव में नीचे तलुओं में झुंझुनी झुंझुनी सी आ रही है, पहले तो नहीं थी अभी चालू हुई है। तो ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो गठिया के कारण है कि क्या नहीं है। तो ये एक डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट आपको बता पाएंगे कि क्या ये जो पाँव में आपको सुन्नपन आ रहा है, नस दब रही है, यह गठिया के कारण है या नहीं है, या आपको शायद शियाटिका टाइप की दिक्कत है, या कूल्हे की नस या कमर की नस दबने की दिक्कत है। तो जो भी कारण है, तो यह लक्षण हमें कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी, तो ये स्लाइड आप लोग को बहुत डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा, ना आप लोग को समझ में आ पाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इम्यूनिटी से रिलेटेड रहता है कि कैसे ये बीमारी होती है क्या होती है। तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन इज द हॉलमार्क ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो मेन इसमें आगे जाके दिक्कत देता है वह है जोड़ों को खराब हो जाना। तो जैसे ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी समझाई थी, एक हेल्दी जॉइंट है स्वस्थ व्यक्ति का, जिसमें ये ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी, ये बीच की कैप्सूल है ये वाली, और ये कार्टिलेज है व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, जो कि इस बीमारी में आप देख रहे हैं ये इतने सारी जो कोशिकाएं हैं, ये जाके उस जोड़, ये गठिया के मरीज का जोड़ है जो कि उन कोशिकाओं जो है उनको खराब कर रही है, जोड़ को खराब कर रही है, और साइनोवाइटिस हो रही है। साइनोविल जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन है, और वो कार्टिलेज भी खराब कर रही है, व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं खराब होते जा रहा है। तो जो कार्टिलेज खराब हो जाता है और एक टाइम बाद जोड़ बिल्कुल घिस जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आर्टिकुलर एंड सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? तो बहुत सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं, आर्टिकुलर मींस जोड़ों से संबंधित, और सिस्टमिक मतलब जो जोड़ों के अलावा शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो जोड़ों से संबंधित तो मैंने बताया, जोड़ में दर्द, स्वेलिंग, टीनोसाइनोवाइटिस, एड़ी में दर्द होना, कोहनी में दर्द होना, कार्टिलेज घिस जाता है जो कि घुटने खराब हो जाते हैं लोगों के, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, गुठलियां सी आ जाती हैं, आप देखते हैं उंगलियों में टेढ़ापन आ रहा है, फिर साइड से एक गुठली सी निकल आई, कलाई में गुठली सी निकल आई छोटी सी। तो ये उसमें होता है। फिर डिसलोकेट हो जाता है, जब जोड़ बहुत खराब होता है तो अंगूठा अपनी जगह से टेढ़ा हो गया वहां से, तो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, कलाई जुड़ गई, कोनी जुड़ गई तो कोनी खुल नहीं पा रही, लंबी सीधा नहीं हो पा रहा है, लोग ऐसे कोनी लेके आते हैं टेढ़ी, हमारे कंधा ऊपर नहीं उठ पा रहा है जोड़, बाल बनाने में दिक्कत आती है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है, सुबह सुबह अकड़न जकड़न होती है। सिस्टमिक में जैसे मैंने बताया, फटीक होती है, थकान सी बनी हुई रहती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाँ, जिन लोगों को गठिया रहता है आगे जाके उनमें हार्ट अटैक या ऐसी बीमारियां होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं
पर उन लोगों में जो लोग की बीमारी कंट्रोल नहीं है, जिनको लगता है कि हमें दर्द नहीं हो रहा है, हम चला ले जाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे, तो उसमें 3 से 4 गुना हाई रिस्क रहता है आगे जाके हार्ट अटैक और लकवा पड़ने के, उन उन लोगों से कंपेयर करने में जिनको ये बीमारी नहीं है। और उन लोगों से कंपेयर करें जो लोग गठिया के जो ये दवाई खा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी बीमारी कम है, और जिनकी बीमारी कम नहीं है उन लोगों में होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति में हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति से जो कि इलाज नहीं ले रहा है उससे कई ज्यादा गुना चांसेस रहते हैं कि आगे जाके रहें। आगे जाके कैंसर और लिम्फोमा बहुत कम प्रतिशत लोगों में रहता है रिस्क इसका होने का, कि वो लेकिन उससे संबंधित अगर कोई लक्षण हमें लगता है आगे जाके, तो ही हम फिर उसकी जांच कराते हैं, नहीं तो हम इसमें मरीज को बोलते हैं कि उससे आप निश्चिंत रहें। कैंसर, हार्ट अटैक, ये ऐसी चीजें हैं कि कोई भी बीमारी में आगे जाके होने के चांसेस किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, तो उसकी ज्यादा हम चिंता ना करें। लेकिन हाँ, कोई ऐसा अनयूजुअल सा सिम्टम, लक्षण आपको आया है अपनी बीमारी के दौरान जो कि नया चालू हुआ है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को बताएं। जैसे कोई गठान हो गई कहीं पे, तो हम बोलते हैं कि गठान आप जाके चेक करवाओ भाई, कोई चिंता वाली गठान तो नहीं है, एकदम से खून बहुत ज्यादा कम हो गया, इसका कुछ कारण नहीं मिल रहा है, तो फिर हम बोलते हैं कि आप एक डॉक्टर को चेक कराओ। पेट में कोई समस्या हो गई, कहीं गठान हो गई या कुछ भी ऐसी चीज निकल के आई है, तो फिर हम बोलते हैं कि चिंता की बात है, नहीं तो तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अनीमिया मतलब खून की कमी रहती है, जैसे मैंने बताया हीमोग्लोबिन सबका 9-10 से नीचे रहता है, ये 33% पेशेंट्स में देखा जाता है। बोन डेंसिटी कम हो गई, ये बहुत एक अच्छी, ये बहुत एक जरूरी सिम्टम है जो कि इसमें देखा जाता है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जिसमें कि हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो जिनकी एज 50-60 साल से ज्यादा है, जिनको लंबे समय से बीमारी है, वो एकदम से बाथरूम में गिरे तो उनको फ्रैक्चर हो गया। तो फिर फ्रैक्चर क्यों हुआ, तो पता चला कि उनकी ऑस्टियोपोरोसिस भी साथ साथ बीमारी हो गई है, मतलब इसमें हड्डियों का घनत्व कम हो गए, एकदम शिथिल हो जाती है हड्डियां, एकदम फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो इसके कारण एकदम से हड्डी फ्रैक्चर होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टमिक सिम्टम्स है जो कि है रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर। फ्लेयर आना मतलब कि गठिया का अटैक जैसा आना, जैसे हार्ट अटैक आता है लोगों को, वैसे ही ये मैं इसको ऐसे ही समझाता हूँ कि जैसे मरीज आए हैं, बोले कि डॉक्टर साहब मैं 3 महीने 6 महीने से 1 साल से दवाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम से 3 दिन से जो है बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न और सूज गए जोड़ बिल्कुल, और बिल्कुल चलने फिरने में दिक्कत, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको बोलते हैं फ्लेयर आना। उसका सबसे कॉमन जो लक्षण होते हैं वो तो फीवर आना, हड्डी बुखार सा, थकान, और जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न। कारण क्या हो सकते हैं? कभी कभी जो मरीज अच्छे रहते हैं, उनको लगता है सब बढ़िया चल रहा है, वो एकदम से ओवर एक्सर्शनल एक्टिविटी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गतिविधि कर लेते हैं। कई बोलते हैं कि मैं बिल्कुल बढ़िया था तो मैंने एकदम से जिम जाना चालू कर दिया, तो मैंने हैवी वेट उठा लिया, तो 5-7 दिन बाद तो इतना एकदम से दिक्कत बढ़ गई और फिर मेरे जोड़ वगैरह सूज गए। फिर वातावरण में परिवर्तन, एकदम से वेदर चेंज होता है, ठंड से गर्म हुई, गर्म से ठंडी हुई, बारिश आ गई, बादल आ गए, जो कि तो कि उससे भी प्रेशर चेंजेस होते हैं, बैरोमेट्रिक चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी आर्थराइटिस के अटैक जैसे आ सकते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आप बिल्कुल बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया आपके साथ लाइफ में, जॉब रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड कोई ट्रेजेडी हो गई जिसका आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो उसमें आपकी बीमारी एकदम से बढ़ती है। कोई इन्फेक्शन हो गया, लगातार बिल्कुल बढ़िया है, आपकी बीमारी बढ़िया है, कंट्रोल्ड है, एकदम से आपको मलेरिया हो गया, एकदम से आपको टाइफाइड हो गया, एकदम से आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, 5-10 दिन आपको दवाई लेनी पड़ी, तो वायरल इन्फेक्शन है और इस टाइप के इन्फेक्शन है वो बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो अब इससे कैसे डील करें? अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो गई तो हीट एंड कोल्ड पैक से उसको गर्म पानी से ठंडे पानी से सिकाई कीजिए, मैं अधिकतर गर्म पानी से सिकाई करने का बोलता हूँ। पेन मेडिसिन जो रहती हैं, कभी कभी कुछ आपके पास ऑलरेडी रखी रहती हैं सबके पास पेन किलर, आप 5-10 दिन उसको ले लो, रेस्ट करो। स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करो, आप स्ट्रेस लेवल को कम करना बहुत जरूरी है। हल्की हल्की सी एक्सरसाइजेस कीजिए, कसरत कीजिए। फिर अपने जो आपके पास जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको बोलिए, हेल्प करने का बोले, वो आपकी मदद करेंगे कि मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है, वो आपकी हेल्प करेंगे। और ऑफ कोर्स अपने रोमेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो भी हैं उनसे आप तुरंत संपर्क करें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करा जाए, तो वो आपको इमरजेंसी के लिए बता देंगे कि ये चीजें, आप ये दवाई, ये इंजेक्शन ले लो आप। फिर कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि गठिया बता सकते हैं? तो मैं बताऊं कि कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं होता जो 100% कंफर्म कर दे कि आपको गठिया है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है जो कि रूमेटोलॉजिस्ट या गठिया रोग विशेषज्ञ, हम लोग आपको चेक करके, पेशेंट्स की पूरी जांच करके, फिर उस हिसाब से टेस्ट ऑर्डर करते हैं। और टेस्ट सिर्फ एक सपोर्टिंग डायग्नोसिस होती है जो कि हमें मदद कर देता है कि हाँ, आपने जो देखा
हमें लगा कि ये व्यक्ति को गठिया हो सकता है, तो हमने 3-4 टेस्ट कराए, उसमें बड़ा हुआ आ गया, तो उसने एक मदद कर दी कि हाँ भाई ये गठिया कंफर्म हो रहा है अपना। तो इसमें से एक सबसे कॉमन टेस्ट है जो आर ए फैक्टर होता है, जो मरीज खुद से भी करवा के आ जाते हैं, उनको लगता है कि आर ए फैक्टर करवा लिया। देखिए आर ए फैक्टर ऐसा है कि कभी कभी एक तो एंटीबॉडी फाउंड इन अबाउट ये 60 से 80% लोगों में ही पॉजिटिव रहती है, ये टेस्ट पॉजिटिव रहता है। और जरूरी नहीं कि ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको गठिया हो ही, क्योंकि मैं बता दूं ये 50 अलग अलग प्रकार की बीमारियों में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। और जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आता है उनको भी गठिया हो सकता है। फिर एक टेस्ट होता है एनटीसीसीपी, जो कि 60 to 80% पॉजिटिव, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि बताता है कि आपको गठिया है। और अगर ये बहुत हाई टाइटर में पॉजिटिव है तो ये बताता है कि आगे जाके आपकी बीमारी आपको अलग अलग अंगों पे दिक्कत दे सकती है। सीआरपी हम कराते हैं ये देखने के लिए कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, और ईएसआर, ये दो टेस्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि रूटीनली आपने देखा होगा कि मैं भी करवाता हूँ अपने मरीजों का, और डॉक्टर्स भी करवाते हैं, ये देखने के लिए कि आपका ईएसआर सीआरपी कम है कि नहीं। कभी कभी मरीज बोलते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, दवाइयाँ चल रही हैं, क्यों आप ये टेस्ट करा रहे हो? तो मैं इसलिए कराता हूँ कि ये हमें अंदर अंदर पता चलता रहता है कि ब्लड के अंदर आपकी कितनी बीमारी बढ़ी है। आपको तो लग रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बीमारी अच्छी, लेकिन फिर भी अंदर अंदर पता चला सीआरपी किसी का 50 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है, ये सार 100 150 आ रहा है, तो ये बताता है कि नहीं, अभी भी आपकी बीमारी अंदर अंदर चल रही है और कभी भी आपको आगे आके दिक्कत दे सकती है। तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है दवाई चेंज करके। फिर कम एक्यूट फेस रिएक्टेंट्स हो गए। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट्स, जैसे कि मैंने बताया हाई डब्ल्यूबीसी काउंट्स बताता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है या इन्फेक्शन में बढ़ता है। फिर प्लेटलेट काउंट्स हम देखते हैं, हीमोग्लोबिन हम देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का ऑन डेली लाइफ। तो बियॉन्ड एक्सटेंसिव जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, पीपल लिविंग विथ रोमेटॉइड आर्थराइटिस रिपोर्ट कॉमन सिम्टम्स इंक्लूडिंग 93% फैटीग। मतलब कि 93% पेशेंट्स बताते हैं कि उन लोग को गठिया के साथ साथ थकान सी बनी हुई रहती है हड्डी, और 72% बताते हैं कि आंखों में सूखापन, मुंह में सूखापन, ये दिक्कतें आती हैं। 62% लोग बताते हैं कि चिड़चिड़ापन सा बना हुआ रहता है। ऑफकोर्स अगर स्वाभाविक सी बात है, मुझे ही अगर जोड़ों में दिन भर दर्द रहता रहेगा तो चिड़चिड़ापन आते ही रहेगा। तो और 54% बताते हैं कि उनको हेडेक भी साथ साथ होता है। तो सर दर्द वगैरह ये सब बहुत कॉमन दिक्कत है, क्योंकि अगर दिन भर दर्द बना रहेगा, चिड़चिड़ होगी तो स्ट्रेस आएगा, नींद पूरी नहीं होगी तो उससे स्ट्रेस आएगा, तो उससे हेडेक होगा, तो टेंशन टाइप हेडेक बहुत कॉमन होता है इसमें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेक्स अ टोल ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। 88% बताते हैं कि डिफिकल्ट टू डू एवरीडे, जो घरेलू चीजें हैं 88% लोग बताते हैं कि उनको घरेलू चीजें करने में दिक्कत आती है। 84% बताते हैं कि एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है, जब बड़ी हुई बीमारी रहती है तो ऑफकोर्स जब जोड़ों में इतनी अकड़न जकड़न सूजन है तो कैसे वो कसरत कर पाएंगे। 78% बताते हैं कि उनका सोशल लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए गठिया में अगर घर का एक भी व्यक्ति प्रभावित होता है तो उससे पूरा घर अफेक्ट रहता है, उससे सिर्फ वह व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। अगर 10 लोगों की फैमिली है, 12 लोगों की फैमिली है, या 4 लोगों की फैमिली है, एक व्यक्ति को भी अगर गठिया हो गया तो उससे पूरा घर प्रभावित होता है। कैसे? क्योंकि पूरी सोशल लाइफ उससे डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कहीं पे कोई वेडिंग में जाना है, कोई शादी में जाना है, कोई सोशल फंक्शन में जाना है, तो अगर हमारे घर के एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को अगर गठिया है, तो वो उसको दर्द अकड़न जकड़न है, वो जा नहीं पा रहा है, तो उसके कारण पूरा घर डिस्टर्ब होता है, इमोशनली सोशली पूरा उसमें इफेक्ट, दिक्कत आती है फिर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे सोशल लाइफ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और ये 78% लोगों में देखा गया है। 65% बताते हैं कि डिस्टर्ब वर्क और एजुकेशन, उनकी पढ़ाई में दिक्कत आई है, उनके काम में दिक्कत आई है, जो जिनके बेचारों को, जिनका कॉर्पोरेट में जॉब चल रहा है, 8 8 10 10 घंटे की शिफ्ट रहती है, जॉब करने रहता है, उन लोगों को इतनी दिक्कत आती है वहां जाने में, वहां लगातार बैठे रहने पे, कंप्यूटर टाइपिंग करने में, जिनको हैंड से रिलेटेड दिक्कत है वो सब, पढ़ाई करने में दिक्कत रहेगी। जब 24 घंटे दर्द बना हुआ रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो पढ़ाई करने में दिक्कत आएगी। 62% लोग बताते हैं कि उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो भी प्रभावित होती है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पाते हैं वो लोग क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बताते हैं कि जब किसी का पार्टनर बता रहा है कि जब लगातार इनको पेन इतना बना हुआ रहता है तो इससे इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उन लोग को इश्यूज आते हैं। तो यंग कपल्स हमारे पास आते हैं इस बीमारी को लेके। तो 62% केसेस में देखा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब बीमारी कंट्रोल, जैसे जैसे कंट्रोल होती तो अपने आप ये सारी जितनी भी दिक्कतें हैं अपने आप इम्प्रूव भी होती हैं।
अब गठिया को मैनेज करने के क्या प्रिंसिपल होते हैं, किन किन उद्देश्यों पे, किन गोल्स पे हम लोग गठिया का मैनेजमेंट प्लान करते हैं। पहला तो ये कि सबसे पहले जो डिक्रीज जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड पेन, मतलब जो जोड़ों में सूजन अकड़न जकड़न और दर्द है, इसको हम कम करें। यस, सबसे पहले मरीज हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो दर्द आप कम कर दो, तो हमारे पहले गोल यही रहता है, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, इंप्रूव सिम्टम एंड फंक्शन। जोड़ के दर्द तो कम कर दिए, बट जो बाकी लक्षण हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले, उनको हम ठीक करें और हमारे जोड़ों की गतिविधि इंप्रूव हो। फिर सबसे जरूरी एक और आता है, वो होता है प्रिवेंट जॉइंट डिस्ट्रक्शन। जोड़ों को आगे बढ़ खराब होने से रोकने से हमें रोकना है। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई जिस दिन से आप सही दवाइयां चालू कर देते हो, उसी दिन से आपकी बीमारी रुक जाती है। जो जोड़ आप टेढ़े करके पहले की बीमारी बढ़ाकर हमारे पास आते हो, तो हम यही कहते हैं कि वह बीमारी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी आपकी, ये पक्की बात है। लेकिन जो जोड़ खराब हो जाते हैं उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अचीव रेमिशन। रेमिशन मतलब बीमारी मुक्त जीवन, डिजीज फ्री रेमिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर व्यक्ति डॉक्टर की बात मान के लंबे समय तक दवाई ले रहा है, तो दो बहुत अच्छी चीजें होती हैं कि दवाइयां भी कम हो जाती हैं, और तीसरा, पेशेंट की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। कई प्रतिशत केसेस जो है 100% रेमिशन में जाते हैं, कुछ प्रतिशत 90%, 80, 70, 60, 50%। लेकिन टाइम के साथ साथ सब में इंप्रूवमेंट आता है और दवाइयां भी कम हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फिर दवाइयाँ कम होंगी, तो उससे जो कॉस्ट रहती है, महंगी दवाइयाँ, डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवाइयाँ हैं गठिया की, क्या करें ये वो, तो मैं सब समझाता हूँ कि शुरू के जो कुछ महीने रहते हैं, जब हमें बीमारी को एग्रेसिव रोकना रहता है, तो उस टाइम पे बीमारी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बीमारी कंट्रोल हो जाएगी तो आपकी दवाइयाँ कुछ महीने में कम हो जाएंगी, और एक टाइम बाद जो है आप एक या दो गोली पे आ जाओगे, पर उसमें 4 या 5 महीने, 4 से 6 महीने लगते हैं। कुछ व्यक्ति जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों को 4 4 6 6 7 7 महीने भी लग जाते हैं। तो उससे जैसे जैसे दवाइयाँ कम होंगी, तो जो मंथली दवाइयों की कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगा। तीन मुख्यतः दवाइयाँ हैं, ग्रुप है दवाइयों के, जो कि गठिया की ट्रीटमेंट हम देते हैं। एक होता है एनसेड्स, जिसको आप लोग सरल भाषा में पेन किलर बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स, जो कि अलग अलग प्रकार के ग्रुप होते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, सेलेकॉक्सिब, पैरासीटामोल। ये सब क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। और इन्फ्लेमेशन कम होगा तो बीमारी से जो होने वाले इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे कि जोड़ खराब होते हैं, उसको भी कम करती हैं। स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं लोगों में। ये दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे एक मिथाइल पेंडिसोलॉन, एक डेफ्लाजाकॉर्ड टाइप का स्टेरॉइड होता है, जो कि अधिकतर सारे मरीजों में स्टेरॉइड्स कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे चलती हैं। और हमारा जो रूमेटोलॉजिस्ट का एक उद्देश्य रहता है कि कुछ महीनों में स्टेरॉइड्स की टैबलेट या कुछ हफ्ते से कुछ महीनों में बंद हो जाए। अब वो कभी कभी कुछ प्रतिशत लोगों में 2 से 4 हफ्ते, कभी 4 से 6 हफ्ते, कभी 6 से 8 हफ्ते, कभी 3 3 महीने, 2 2 3 3 महीने भी स्टेरॉइड्स चलती हैं। लेकिन वह बंद होती हैं अगर कुछ कारण से मरीज दवाई छोड़ देता है और फिर बीमारी बढ़ा के लाता है, तो हमें वापस चालू करनी पड़ती है। तो इसलिए हम पेशेंट से यही बोलते हैं कि आप दवाई रेगुलरली खाओ, स्टेरॉइड्स भी खा रहे हो आप तो खाओ, लेकिन जब जब हम बताएं आपको, बुलाएं आपको चेकअप के लिए, तो उस टाइम बताइए, क्योंकि हमें स्टेरॉइड्स की टेबलेट और पेन किलर जो ऊपर वाला है एनसेड, उसको हमें कम करके बंद करना है। ये हम क्यों देते हैं, कारण ये है कि जो नीचे जो थर्ड वाला एरिया है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिड, ये जो मेन गोलियां हैं आपकी, मीथोट्रेक्सेड, एडेनोलुमैब, अलग अलग जो टेबलेट्स चलती हैं, इसका यह टाइम लगाती हैं। मीथोट्रेक्सेड जो सप्ताह में एक एक दिन की गोलियां हैं, और HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनामाइड, अलग अलग जो गोलियां हैं, यह कई 4 से 6 हफ्ते असर चालू करने में लगाती है। तब तक के लिए हमें जो है शुरुआती इन्फ्लेमेशन स्टेरॉइड्स और पेन किलर से हमें रोकना पड़ता है, जब मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस समय पे। और यह जो नीचे वाली ग्रुप की दवाइयां हैं, मीथोट्रेक्सेट वगैरह, यह आगे जाके बीमारी को रोकती है, बीमारी से होने वाले जोड़ों के टेढ़ापन को रोकती है, लाइफस्टाइल अच्छी करती है, और यही आगे जाके रेमिशन में, जो कि डिजीज फ्री पीरियड है, उसमें मदद करती है। तो ये तीन ग्रुप है मेनली। इसमें जो तीसरा ग्रुप मैंने बताया, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इसमें तीन ग्रुप होते हैं। इसमें कन्वेंशनल डीमार्ट होते हैं, जो कि एक मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनामाइड, सल्फासालाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टाइप की दवाइयां सभी मरीजों को चलती हैं। जब इनसे इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो आगे जाके बायोलॉजिक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसको जो कि थोड़ी और टारगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसी कोशिक ये ऐसी इंजेक्शंस होते हैं जो कि उन कोशिकाओं पे, उन सेल्स पे एक्ट करते हैं जो कि बीमारी बढ़ा रही हैं आपके।
तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये कॉस्टली थेरेपीज होती हैं, इनसे जुड़े हुए रिस्क भी रहते हैं। एक तो कॉस्ट, अपने यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी इनको कवर नहीं करती हैं, तो मरीज को खुद अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से लेना पड़ता है। तो महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, 4 बार वाले इंजेक्शन रहते हैं, कॉस्टली रहते हैं। फिर इनसे जुड़े कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, जिन्हें भी हमें तरीके से मॉनिटर करना पड़ता है। फिर तीसरी ग्रुप होती है टारगेटेड सिंथेटिक डिमांड, जो कि टोफासिटनिब, बैरिसिटनिब टाइप की दवाइयां हैं, जो कि अभी पिछले कुछ सालों पहले ही ये इजीली अवेलेबल हो गई हैं। टोफासिटनिब एक बहुत अच्छी दवाई है, जो कि कई प्रतिशत मरीजों में चल रही है, और यह और बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट को कंट्रोल कर लेती है, बीमारी को कंट्रोल कर लेती है। आजकल इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गई है। पहले ये 1 महीने की डोज करीब 18 से 20 हजार रुपए की पड़ती थी, आज से 3-4 साल पहले। अब वही 1 महीने की डोज मरीज को 800, 900, 1000, 1200, 1500 रुपए के आसपास भी, 1000 से 2000 रुपए के बीच में भी इजीली अवेलेबल हो गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। डीमार्ट्स हेल्प इन रूमेटिक डिसऑर्डर्स बाय, ये कैसे क्या करती हैं दवाइयाँ? ये लक्षण कंट्रोल करती हैं, जो इन्फ्लेमेशन होता है इस बीमारी से होने वाला, उसको कंट्रोल करती हैं। डिजीज जो नेचुरल प्रोसेस है जो बीमारी की, उसको मॉडिफाई, चेंज कर देती है, जिससे ये जोड़ों का दर्द, जोड़ों का टेढ़ापन होना, खराब होना, उसको रोकेगी। जो हम रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन, मतलब जो हम एक्सरेज में देखते हैं कि जोड़ टेढ़े मेढ़े हो गए, उस प्रोग्रेशन को रोकती हैं। लंबे समय में जो जोड़ों में के कारण जो डिसेबिलिटी आ जाती है उसको रोकेगी। तो यह डिमांड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, जो कि हम आर्थराइटिस में देते हैं। हाउ टू लिव वेल विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी के लिए काफी जरूरी हैं, कि आप लोग क्या ऐसा चीज करें कि जिससे कि हम अच्छे से रह पाए, गठिया के साथ अपना जीवन नॉर्मल व्यक्ति ऐसा चला पाए। मूव मोस्ट डेज। शरीर का जैसे कि मशीन रहती है, मशीन का चलता रहना जरूरी है। अगर मशीन नहीं चले उसको, तो उसमें जंग लग जाती है। उसी प्रकार आपके जोड़ भी हैं, इसमें जिसका लगातार चाल चलन होना बहुत जरूरी है। लगा भले ही थोड़ा चलें, इवन जेंटली, लेकिन चलना, चलें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइजेस करें। इससे आपकी जो अकड़न जकड़न है वो कम होगी। जोड़ चलते रहेंगे तो जोड़ों में जुड़ाव जो है वो नहीं होगा। अगर ऐसा, कई बार लोग पट्टी बांध देते हैं महीनों महीनों, तो वो मूवमेंट ही नहीं होता, तो उससे फिर 3 महीने बाद पता चला जोड़ जुड़ गया, तो अब नीचे नहीं हो पा रहा, ऊपर नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जॉइंट्स का मूवमेंट बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप जैसे बीमारी कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कीजिए। बड़ी हुई बीमारी में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। वॉकिंग, साइकिलिंग एंड पूल बेस्ड एक्सरसाइज है। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग करें, सुबह सुबह उठ के 1 घंटे वॉकिंग करने जाइए, फ्रेश एयर लीजिए। उससे सिर्फ आपकी बॉडी पे, जॉइंट्स रिलेटेड नहीं, आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको अच्छे ख्याल आएंगे। सुबह सुबह उठने पे 1 घंटा कम से कम आप एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोना। स्लीप लाइक इट्स अ मेडिसिन। सोने को एक दवाई की तरह आप लीजिए। आप रोज एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, बिना उठे। लोग बोलते हैं कि नींद तो हो पा रही है, पर बीच में 12-1 बजे नींद, 1-2 बजे नींद खुलती है, फिर आधे 1 घंटे नहीं आ पाती है, फिर 3-4 बजे खुलती है, तो टुकड़ों टुकड़ों में नींद, वो भी नहीं। एक प्रॉपर डीप स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्लीप आपकी अच्छी नहीं होगी तो वो पेन और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। A steady sleep schedule and a sleep wind down routine can improve next day pain and overall well-being. स्मोकिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्मोकिंग गठिया के मरीजों में बहुत दिक्कत देती है। आगे जाके हार्ट और लंग पे एक बहुत नकारात्मक, नेगेटिव रिस्क देती है। क्विटिंग improves ओवरऑल हेल्थ एंड हेल्प्स योर बॉडी रिस्पॉन्ड बेटर टू ट्रीटमेंट। जो लोग स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, वो आगे जाके उनकी बीमारी पे बहुत पॉजिटिव सा इफेक्ट आता है, और ट्रीटमेंट पे भी वो लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। उन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पे ट्रीटमेंट भी ढंग से असर नहीं करता, इलाज भी ठीक से, दवाइयां भी ढंग से काम नहीं करती हैं। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं जो कि मदद करते हैं कि गठिया के मरीज में कैसे हम ये स्मोकिंग छोड़ें। आस्क फॉर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहते हैं, हम बताते हैं कि आप उनसे मिलें। वो आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बताएंगे कि कैसे इस जोड़ में आपको दिक्कत है, तो इसको हम आगे खराब होने से कैसे रोकें। ट्रीटमेंट के साथ साथ हम कैसे कसरत करें। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो, गठिया हो रहा है, 6 महीने से दर्द हो रहा है, मैं फिजियोथेरेपी कराया जा रहा हूँ।
लेकिन दवाई कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। जो अंदर से जो बीमारी आ रही है उसको आप कैसे फिजियोथेरेपी से रोक पाओगे? उसी तरह से सिर्फ दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दवाई नहीं, दवाइयों के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो हम बोलते हैं ये दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। दवाइयों से आप बीमारी कंट्रोल करो, और जो फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज से अपनी जोड़ों के चाल चलन को अच्छा बनाइए, उनसे एक्सरसाइज सीख लीजिए और खुद ही घर पे कीजिए। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सभी मरीजों को रहता है कि खाने में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भाई, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो कि हम बोलते हैं कि किसी चीज से परहेज रखना। अधिकतर हमारे पास मरीज आते हैं, बताते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं, बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, हम तो खाने में कुछ भी नहीं खाते हैं, सारी प्रकार की दालें बंद कर दी मैंने, सब प्रकार के जो है चावल आवल बैंगन में कुछ भी नहीं खाते। मैं बोलता हूँ ये आप सबसे गलत चीज कर रहे हो। बोलो कि आप जो मेन जरूरी चीजें हैं खाने का, वो आप बंद कर दो। दालें सबसे पहले बंद कर देते हैं। बोलो दाल से गठिया बढ़ जाता है। मैं बोलता दाल से गठिया नहीं बढ़ता है, दाल मखानी से गठिया बढ़ता है। तो आप सही चीज खाओ, जो जरूरी है वो चीज खाओ आपका, नहीं तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और आधे से ज्यादा ना, जो लोग आस पड़ोस वाले लोग रहते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब गठिया के बारे में आस पड़ोसी, रिश्तेदार, काम वाली बाई से लेके हर कोई इतना ज्ञान दे देता है मरीजों को, इतना ज्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कि जो व्यक्ति जिसको गठिया है उसकी सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है, क्योंकि सामने वाला तो बोल के निकल जाता है। बोलता अच्छा अच्छा, ये इलाज ले रहे हो, अरे ये दवाई मत खाओ, अच्छा अच्छा ये खा रहे हो, अरे तुम खाने में ये खा रहे हो, अरे ये बंद मत करो, अरे ये बंद कर दो तो बिल्कुल ही मत खाना, और ये तो बंद करो। तो हमारे यहाँ ना देश में गठिया और पीलिया दो ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में हर कोई इतना ज्यादा ज्ञान देता है, और गलत ज्ञान। और इंटरनेट और आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह पे तो हर कोई डॉक्टर बन रहा है। हर कोई इतनी प्रकार की चीजें बोलता है कि ये खाओ ये नहीं खाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को बिल्कुल मन में डाल लेना है, कि आपको हेल्थी डाइट लेना बहुत जरूरी है। यस। जो खराब डाइट है, जैसे कि इसमें लिखा है कि रेड मीट, हाई शुगर, शुगर बहुत कम कर दें, फ्राइड फूड नहीं खाया जाता, प्रोसेस फूड, प्रोसेस मीट, एल्कोहल, ये सब ग्लूटेन रिच ये जो फूड रहते हैं, इनको हमें नहीं खाना चाहिए। यस, जो हेल्दी डाइट है ये तो हेल्दी व्यक्ति को भी लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, जिनको गठिया की बीमारी है उनको ये इन चीजों से परहेज रखना है। बेस्ट फूड क्या होते हैं? बीन्स होती हैं, ग्रेन्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज रहती हैं, फिश फिश लिवर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जिंजर, लहसुन, जो गार्लिक, फ्रूट्स, वेजीज, ऐसे बेरीज वगैरह जिनमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज्यादा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्दी डाइट है, ये आपको लेना है। लेकिन आप जबरदस्ती इतनी तरह की चीजें बंद कर देते हो, तो जो जरूरी चीजें जानी रहती हैं, ऑलरेडी गठिया आपकी शरीर को खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है, ऊपर से आप और 50 तरीके की चीजें बंद कर दोगे तो उससे तो आपको दिक्कत आएंगी। तो बड़े गर्व से बताते हैं लोग हमें कि मैं तो ये भी नहीं खाती हूँ, वो भी नहीं खाती हूँ, और ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। और आधे से ज्यादा 6 महीने से गठिया हो रहा है, 6 महीने गठिया की शुरुआत में ही वो पहले से दिन से ही ये 50 चीजें बंद कर देते खाने की, और 6 महीने बाद हमारे पास इतनी बड़ी बीमारी लेके आते हैं। क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं जो कि एक्चुअली गठिया के मरीजों में हेल्प करती हैं, जैसे जिंजर, गार्लिक, ये सब है, तो वो ही नहीं खा रहे हो तो साथ साथ बीमारी और बढ़ेगी आपकी। तो और कुछ कुछ व्यक्ति रहते हैं जिनको कोई चीज बिल्कुल सूट नहीं होती। तो हम यही बोलते हैं कि जैसे कोई बोलता है कि मुझे बैंगन से दिक्कत है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आप इलाज चालू करो, उसके साथ साथ आप बैंगन खा के देखो। अगर आपको लगता है आपको बैंगन खाने से दिक्कत है तो आप बैंगन मत खाओ। हर किसी का शरीर अलग अलग होता है, मेरा शरीर अलग है, सामने वाले का शरीर अलग है, उनके रिश्तेदार का शरीर अलग है। किसको ये नहीं पता कि किसको किस चीज से दिक्कत आ सकती है। तो आप नोट करो, अगर आपको खटाई चीजों से दिक्कत है, खट्टी चीजों से दिक्कत है, तो आप खटाई के साथ खटाई मत खाओ। लेकिन आप हमेशा प्रॉपर इलाज के साथ ये चीज नोट करना, अगर आप इलाज नहीं लोगे ना तो आपको किसी भी चीज से खाने से दिक्कत आ सकती है। अगर आप इलाज ले रहे हो तो हो सकता है आपको खटाई से भी दिक्कत ना है, आपको चावल से भी दिक्कत नहीं है, आपको बैंगन से भी दिक्कत नहीं है, आपको दाल से भी दिक्कत नहीं है, किसी चीज से दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसी चीज है जो आपको इलाज लेने के बावजूद आपको पता है कि ये तो खाऊंगा तो मुझे दर्द होगा ही होगा कल, तो उसको मत खाओ भाई। फिर उसके अपने पास रिप्लेसमेंट्स हैं, आप उसको मत खाइए। तो ये एक डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बोला होगा, आपको समझ में भी आया होगा। फिर मैनेजिंग पेन एंड स्टिफनेस विदाउट मेडिकेशन। मूविंग, जैसे मैंने बताया कि चलते फिरते चाल चलन चलते रहना चाहिए, एक नेचुरल पेन रिलीवर है। कार्डियो, स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे सेशन लें 10 से 20 मिनट के। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप 10 से 20 मिनट के सुबह या शाम, जब आपके पास टाइम हो, फुर्सत रहे, एक लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्सरसाइज
जेंटल स्ट्रेंथिंग वर्क, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है जो कि पेन रिड्यूस करती है, इंप्रूव करती है डेली फंक्शन। सुपरवाइज प्रोग्राम्स, आजकल आपको इंटरनेट पे इसके अच्छे 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 एक्सरसाइज के प्रोग्राम मिल पाएंगे जो कि इस बीमारी से संबंधित एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे। हैंड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस रहती हैं, टेंडन ग्लाइड्स करने की, जेंटल पुट्टी, रेंज ऑफ मोशन जो रहता है, ग्रिप, जिनके जोड़ टेढ़े में हो जाते हैं उनको ग्रिप करने में दिक्कत आती है, जोड़ों को रोटी तोड़ने में दिक्कत आती है। तो ये सब अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपके मसल्स, देखिए अगर इसमें मसल वेस्टिंग भी होती है, अगर आपके जोड़ टेढ़े हो गए हैं तो उसमें आप अधिकतर काम लेफ्ट हैंड से कर रहे हो, तो उसमें जो मसल्स होती हैं वो भी वेस्टिंग हो जाती हैं। तो आपको कभी गेट खोलना हो, कभी लॉक खोलना हो कहीं का, तो उसके कारण वो आपको खुल ही नहीं पा रहा क्योंकि मांसपेशी भी खत्म है। तो वो मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज होती हैं, वो बहुत जरूरी होती हैं। तो सिंपल प्लान करें, बिगिन विद 10 to 15 minutes ऑफ इजी वॉकिंग और पूल एक्सरसाइज मोस्ट डेज, एट 2 to 3 sets of light strengthening. एग्जाम्पल, सिट टू स्टैंड, वॉल पुशअप्स, लाइट बैंड्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वार्म अप करने के बाद। धीरे धीरे बढ़ाएं उसको, ऐसा नहीं कि अगर आज बड़े अच्छे से, आज जिम की फीस भी भर दी है तो आज जिम जाना चालू हो गया है, तो आज जिम पहले दिन गए तो इतनी एक्सरसाइज कर ली कि अगले दिन फिर बैठ गए। तो आप बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअली और 10-10% हर हफ्ते में बढ़ाइए, एकदम से मत बढ़ाइए आप एक्सरसाइज। जैसे अगर मैं रेगुलरली दो दो 2 किलोमीटर अगर मैं दौड़ता हूँ रेगुलरली, मैं किसी दिन 5 किलोमीटर दौड़े आऊँ तो मुझे दिक्कत आएगी। लेकिन मैं अगर रेगुलरली 2 किलोमीटर, फिर तीन, आज 3 किलोमीटर, फिर अगले दिन 4 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे 3 दिन बाद 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसा बढ़ा रहा हूँ, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैनेजिंग पेन एंड स्टिफनेस विदाउट मेडिकेशन, वार्म कूल थेरेपी। सिकाई एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम बोलते हैं कि स्टिफनेस, अकड़न जकड़न कम करने के लिए वार्म शॉवर, गर्म पानी से शॉवर लेना बहुत जरूरी है। वाटर बैग्स रहते हैं जो कि हीटिंग पैड रहते हैं, उससे आप सिकाई कीजिए। स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो वार्म पूल में आप जाएं, ठंडे पानी से बचिए, ठंडी चीजों से बच के रखिए। अलग अलग तरीके, पैराफिन वैक्स और रहती है हीट, जो गर्माहट रहती है ना, ये मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और इससे लचीलापन बढ़ेगा आपका। पर कई बार ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर से स्किन जल जाती है लोगों की। आप देखा होगा कि गांव में कई इस टाइप के ऑल्टरनेटिव थेरेपीज रहती हैं जो कि लोग जोड़ों पे लगा कहते हैं, कई देखते हैं जो रॉड रहती है, लोहे की रॉड, जो चांच लगवा लेते हैं जोड़ों पे। आपने देखा, हम आपस मरीज आते हैं जो घुटनों पे जले हुए निशान लेके आते हैं, बोले ये क्या हुआ, तो बोलते हैं कि वो गांव में हमारे यहाँ वो चांच लगती है, चांचे हैं, तो वो रॉड रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, जिसमें कि रॉड रहती, गर्म रॉड, जली हुई रॉड्स को घुटने पे चला देते हैं तो उससे स्किन जल जाती है। तो हम बोलते हैं कि भाई ये सब मत करो आप, इससे आपके जोड़ भी खराब होंगे, स्किन में दिक्कत आएगी लंबे समय में। क्योंकि गर्माहट जो रहती है वह पेन से रिलीव करती है। अगर जो लोग वो रॉड लगाते हैं जोड़ों में, तो उससे उनको जो मेन घुटने का दर्द है या जोड़ों का दर्द है, उसको उनको बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन उसके अलग साइड इफेक्ट होते हैं, कितने घातक साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये भी हम सोच भी नहीं सकते। कोल्ड पैक, 10 to 15 मिनट्स, कोई एक्टिविटी करी, उसकी स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई, तो गर्म और ठंडे दोनों से आप ट्राई कर सकते हो, कि जिससे ज्यादा आराम होता है आप उसको ज्यादा करें। फिर सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत तरह तरह के ब्रेसेस आ गए हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से आप मिलिए, जो ऑर्थोटिस्ट होते हैं उनसे आप मिलिए, वो आपको घरेलू चीजें बहुत अच्छे से बताएंगे। आजकल इतनी सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑर्थोटिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो रहते हैं, ये लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि भाई अगर आपको खाना खाने में दिक्कत आ रही है, आप चम्मच नहीं पकड़ पा रहे हो, तो उसके लिए भी ऐसे ऐसे वो रहते हैं जिसमें कि एक स्प्रिंग टाइप के रहते हैं, इसमें अंदर चम्मच फंस जाता है, तो आपको दिक्कत, चम्मच पकड़ना ही नहीं पड़ता। वो एक दिक्कत है। फिर आपको कंधे में एक तरफ सोने में दिक्कत है, तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। फिर घुटने से रिलेटेड है, और बाल ब्रश करने में दिक्कत आती है, बाल काटने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए इतने अलग अलग टाइप के आजकल जैसे इसमें लिखा है, नाइट हैंड स्प्लिंट्स में रिड्यूस हैंड पेन एंड improve grip tension, some people discuss fit and wear time with your therapist। रेस्टिंग रिस्ट स्प्लिंट हो गया, हैव मिक्स्ड एविडेंस। आर्थराइटिस, कंप्रेशन ग्लव्स, जिसमें लार्ज ट्रायल्स शो नो एडेड बेनिफिट्स वर्सेस ऑर्डिनरी क्लोज फिटिंग वॉर्म। तो ये ग्लव्स हो गए, कंप्रेशन ग्लव्स रहते हैं जो, जैसे इसमें ब्लैक वाले ग्लव्स जो दिखाए हैं, इसमें जो है प्रेशर आता है बहुत ज्यादा, तो उसके कारण भी पेन में रिलीफ होता है। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे जार ओपनर्स, की टर्नर्स, जोड़, जो महिलाएं हैं उनको घर की जो बर्तनी रहती है उसको खोलने में दिक्कत आती है, तो ऐसे ऐसे
बर्तन, ऐसी ऐसी डिवाइसेस आजकल आ गए हैं जो कि इजीली उसको खोलने में मदद करते हैं। नहाने के दौरान जो हमें दिक्कतें आती हैं, उसके भी अलग अलग टाइप के हैक आ गए हैं। चाकू अलग अलग विशेष प्रकार के आ गए हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि अवॉइडेबल हैं, जो कि हम नहीं करके करें तो उसको उसमें हम ज्यादा अपना टाइम उसमें लगाएं। जैसे कि किचन से रिलेटेड काम है, कि सब्जी काटने से रिलेटेड है, सब्जी काटने से रिलेटेड है, अगर आप सब्जी काटने की जगह कुछ ऐसा डिवाइस आ गया है जिसमें कि आसानी से आप सब्जियां काट पाते हैं, जिससे तो उसको आप यूज करो, उसको आप खरीदो, ताकि आपके जोड़ों पे अननेसेसरी जबरदस्ती इस पे स्ट्रेस ना आए, लोड ना आए, और जोड़ों में आपको दर्द ना हो, और उस पर स्ट्रेन ना हो। तो बहुत टाइप की इसमें चीजें आ गई हैं। तो मैनेजिंग पेन एंड स्ट्रेस विदाउट मेडिकेशन, बिना दवाई के अलावा आप किस किस तरीके से आप अपना मेडिकेशन, ये अपनी बीमारी को और पेन और इसको कर सकते हैं कंट्रोल। तो चार तरीके से: प्लान, प्रायोरिटाइज, पेस एंड पोजीशन जॉइंट्स वेल। प्लान, सबसे पहले अपने दिन भर का एक टू डू लिस्ट कर लें। अपने उद्देश्य क्या है कि आज आपको दिन भर क्या करना है, कि आप इतने बजे से इतने बजे आप नहाओगे, जैसे वो एक फिक्स रहता है। आप ऑफिस जाओगे, अगर आपको खाना बनाना है तो इतने इतने बजे से आप खाना बनाओगे। फिर उस हिसाब से अपनी आप ये देखो कि आपको किस समय ज्यादा दर्द होता है। तो अगर आप बोलते हो कि मुझे सुबह 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 उठने पे अकड़न जकड़न होती है, तो जो ऐसे जरूरी काम है जो आप सुबह सुबह करते हो, उसको आप दोपहर या शाम पे शिफ्ट कर दो। तो ये ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है, कि आप एक एग्जैक्ट किस समय पे क्या काम कर रहे हो। आपको पता है कि आपको इतने से बजे से इतने बजे ऑफिस में जाना है, तो अपने दवाइयों को शेड्यूल उस हिसाब से आप ले लो, कि मुझे उस समय पे दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वो जो मेडिसिन है आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। प्रायोरिटाइज कर दें, हाँ, कि 1 2 3 सबसे जरूरी, उससे कम जरूरी, उससे कम जरूरी। तो भाई आज मुझे ये करना है उसमें, लेकिन ये सबसे जरूरी है तो ये तो मुझे करना ही है, कि आज मुझे 2 किलोमीटर जो है आज मुझे 10 किलोमीटर गाड़ी चलानी के जानी है, यहाँ जाना है। तो ये सबसे पहले जरूरी काम है, क्योंकि मुझे शाम तक दिक्कत आ जाती, तो मैं इसको दिन में ही कर लूँ। कोई ऐसा काम है जो शाम को जाना है आपको, तो उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करें। पेस, ब्रेक जॉब्स इनटू चंक्स विद मिनी रीसेट, मिनी रेस्ट, यस, ये बहुत जरूरी है। लगातार कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आपको लगातार 3 घंटे बैठने का काम है, तो आप उसको ब्रेक ले लेके करो, बहुत जरूरी है। अगर आपको सब्जी काटना है, आपको आटा मारना है, तो आप लगातार किचन का काम मत करो, आप 15 15 मिनट ब्रेक ले लो। किचन में ही आप अपने ऐसी चेयर रखो जहाँ पे आप 5 मिनट ब्रेक ले लो, 5 मिनट गाने सुन लो, कॉफी पी लो, जो रेस्ट ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, टीवी देखना। हर 15 20 मिनट के बाद 5 10 मिनट का ब्रेक लें। लगातार आप करोगे तो उससे आपके जोड़ों पे स्ट्रेस आएगा। हमें लगता है कि यार यार ये काम खत्म ही कर दूं, अब 1 घंटा तो है, कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दर्द होगा तो सह लेते हैं, लेकिन ये लंबे समय में आपको दिक्कत देगी। तो बहुत जरूरी है आप ब्रेक लो। पहले से प्लान करके रखो कि अगर मुझे जो है आज ये ऑफिस का काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है इतनी देर, मुझे रोटी सब्जी घर वालों के लिए रोटी सब्जी बनानी है, तो जो भी काम आप 3 से 4 घंटे का, 2 से 3 घंटे का, उसको आप ब्रेक कर करके, कि मैं पहले इतना इतने से इतनी देर ये करूंगा, इतने से इतनी देर ये करूंगी, उसके बाद फिर मैं ये करूंगी, और बस फिर बीच में रेस्ट लूंगी, 1 2 घंटे सो लूंगी, फिर वापस उठ के ये काम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लगातार पेस में काम निपटाने के लिए, उससे काम भी खराब होगा, और उससे आपके जो है स्वास्थ्य पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, जॉइंट्स पे भी लोड आएगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और जो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी बीमारी बढ़ाएगी। पोजीशन जॉइंट्स वेल, ये बहुत जरूरी है। जैसे यूज गुड ergonomics, टाइपिंग का जिनका काम रहता है, उन माउस लगातार पकड़ के रखते हैं, तो उसमें एक ही जगह पे करते हुए आपके जोड़ों में सूजन है, तो उस पर रखा रहेगा तो उसको और प्रेशर आएगा। माउस, अगर कीबोर्ड का काम कर रहे हो और लगातार टाइपिंग चल रही है 1 घंटे 1.5 घंटे से, तो वो बहुत जरूरी है कि अपने जो है तरीके से, जैसे आपको कुछ वजन भी उठा के इधर से उधर रखना है, तो उसको भी तरीका होना चाहिए उठाने का। ऐसा नहीं कि सीधे उठा के आपने इस कंधे पे रख लिया, कंधे इतने जोर दुख रहे तो आपको दर्द होने, सर पे रख लिया तो उससे आपको दिक्कत आएगी। तो जो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आप काम कर रहे हो, ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो कितना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अब किसी ने बोल दिया कि भाई ये 20 किलो का वजन है, इसको उठा के यहाँ से कर दो, तो वो मना कर देना, बोले यार ये नहीं हो पाएगा, मुझे तो ये दिक्कतें हैं। किसी ने बोल दिया आपको नीचे बैठना है, तो मना कर देना, बोला नहीं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी, मेरे को जोड़ों में दिक्कत आती है। तो जब तक कि बहुत ही ऐसी जरूरी नहीं हो, तो वो तो एक्सेप्शंस तो हर चीज के होते हैं। तो जो काम करें उसमें अपने जोड़ों का जो पोजिशनिंग हो, एर्गोनॉमिक्स हो, उसको बहुत जरूरी है कि ढंग से उसको रखें, तरीके से रखें। तो उससे आपको ये सब जो तरीके बताएं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको आगे जाके अपने पेन और मॉर्निंग स्टिफनेस रिड्यूस करने में।
तो आई थिंक 3-4 स्लाइड्स हैं। एवरीडे ट्रिक्स टिप्स एंड हैक्स ये हैं कि सबसे मॉर्निंग क्विक स्टार्ट रूटीन, कीप अ वार्म थ्रो और हीटिंग पैड बाय द बेड। जैसे सुबह उठते हो आपको पता है कि अकड़न जकड़न होगी, तो अपने साथ में एक हीटिंग पैड रखो आप, जिससे कि उठे ही तो आपने उसको सिकाई इकाई कर लिया आपके जोड़ों में फटाफट। उठते साथ ही आपको पता है अकड़न जकड़न होती है, तो उठते साथ ही आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया बेड पे लेटे लेटे, या बेड से उठते साथ ही खड़े होकर इस बेड के साइड में स्ट्रेचिंग कर लिया, एक गरम गरम शॉवर ले लिया फटाफट। आपको पता है कि गरम शॉवर ले लेंगे तो उससे अच्छा अकड़न जकड़न कम हो जाएगा। स्मार्ट हैबिट्स, जॉइंट स्मार्ट हैबिट्स मेक दिस ऑटोमेटिक न्यूट्रल, यूज टू हैंड्स टू कैरी। हाँ, जो आपको लगता है कि आपको एक हाथ से दिक्कत आएगी, तो उसमें आप दोनों हाथों से उठाओ उसको, क्यों एक हाथ पे लोड देना। और कोशिश करो कि जो लोड आए वो बड़े जोड़ों पे आए, छोटे जोड़ों पे ना आए। फिर मिनी रेस्ट, जो कि मैंने बताया अभी आपको कि बीच में ब्रेक ले लेके करें। यूज वॉइस टाइपिंग, जैसे टेक एंड ट्रेवल, अब इसमें टाइपिंग की जगह, अगर आजकल इतने एआई के आने के बाद से इतनी चीजें इजी हो गई हैं कि आप टाइपिंग की जगह वॉइस से आप रिकॉर्ड करके बोल सकते हो चीजें। मैसेज आपको किसी को भेजना है तो वॉइस क्लिप भेज दो या वॉइस टाइपिंग कर लो आप। स्टाइलस पेन्स आ गए हैं आजकल, रिमाइंडर एप्स आ गए हैं, एक्सरसाइज तरह तरह के एड्स हैं और एप्स आ गए हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के तो इतने सारे नए नए एप्स हैं, आप देखोगे उसको बहुत चीजें, आपको हर चीज का ऐप मिल पाएगा। तो अगर आप कहीं लंबे समय के लिए ट्रेवल करना पड़ रहा है, लोग बोलते हैं कि सर मुझे यहाँ जाना है, 8 घंटे 10 घंटे की फ्लाइट है, तो उसमें क्या करें, तो मैं उसको ये बोलता हूँ, उनको ये बोलते हैं कि ऐसी लंबी सीट्स पे आप ऐसी सीट्स लो, जैसे कि आइल सीट्स लें, तो जहाँ से आपको बार बार निकल के वॉक कर लो आप बीच बीच में, हर आधे 1 घंटे के बाद बीच बीच में 5-10 मिनट वॉक कर लो। टॉयलेट के पास अपनी आप सीट्स लें ताकि आपको जाने में दिक्कत ना आए। अपने साथ हीट और कोल्ड पैक रखें जाके दिक्कत ना आए। फिर ये वही चीजें जो मैंने बताई, एर्गोनॉमिक स्मार्ट कीबोर्ड्स, सपोर्ट्स, होम हैक्स दैट सेव जॉइंट्स। किचन में लाइट नॉन स्टिकी पैन्स रखें, इलेक्ट्रिक जार ओपनर रखें ताकि हाथों का यूज कम हो, सिलिकॉन ग्रिप्स, कई बार ग्रिप ऐसी रहती हैं जो कि हमें दिक्कत देती हैं पेन के कारण। फिर नाइफ ऐसे आ गए हैं, स्लो कुकर्स, और जो शेल्फ जो रहते हैं उसकी हाइट आप देखो कि उस बहुत ऊंचा ना हो, अपने लेवल पे रखें बेसिक जरूरी चीजें जो रहती हैं, तो उसके कारण आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर बाथरूम के अगर देखें तो लॉन्ग हैंडल्ड स्पॉन्ज रहते हैं ताकि आपको साफ करने में, आपको नीचे झुकने में, पीठ की सफाई करने में उसमें दिक्कत नहीं आई। हैंड हेल्ड शॉवर्स रहते हैं। हम बोलते हैं कि बाथरूम में आप नीचे बैठ के ना नहाएं, शॉवर ऊपर चेयर बैठ के खाएं। फिर स्लिप स्लिप ना हो, गिरे नहीं बाथरूम में जिसमें कि आपको फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ सकते हैं, तो ऐसी मैट रखो जिससे कि नॉन स्लिपिंग हो। शॉवर चेयर, जैसे मैंने बोला कि चेयर पे ही बैठ के आप शॉवर लें, नीचे जमीन पे बैठ के ना नहाएं। ड्रेसिंग में के टाइम पे बैठ के कपड़े पहने, खड़े खड़े ना पहने। फिर फ्रंट ड्रेसिंग टॉप्स हो, इलास्टिक वेस्ट बैंड्स हो, जिपर पुल अप हो, बटन लगाने में दिक्कत आती है तो उसकी जगह आप चेन वाले आप पहनो। शूज ऐसे पहनो जो कि स्लिपरी ना हो, लेसेस बांध वाले शूज ना हो ताकि आपको झुक के लेस बांधना पड़े, फटाफट बिना झुके ही आप इजीली शूज पहन लो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक्स है जो कि बहुत जरूरी भी है। तो हाउ टू मैनेज डेली एक्टिविटीज, बाथिंग एंड ग्रूमिंग, जैसे कि मैंने बताया, वार्मर शॉवर। ड्रेसिंग का भी वही है। कुकिंग में प्लान सिंपल मील्स एंड वेज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मील्स बनाए नहीं है। अगर आपको लग रहा है, हाँ, जब तक कि कुछ बहुत अच्छा खाने की इच्छा हो, किसी दिन बनाने की इच्छा हो, तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप खाना बनाएं जो कि आपको तैयारी करने में आपकी ज्यादा मेहनत ना लगे, या पहले से इजीली उसको प्रिपेयर करके रख लें ताकि आपको खाना बनाने के टाइम ज्यादा एफर्ट्स ना लगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्ड्री के लिए आपको झुक के सफाई नहीं करनी पड़े, पोता नहीं, पोछा नहीं लगाने पड़े, तो उसके लिए आप इस टाइप के वैक्यूम्स वाले और ये ब्रूम्स जो रहती है मशीन्स वाली, ये आप यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। शॉपिंग के लिए बजाय बार बार जाने के बाहर, आजकल ब्लिंकिट और सब जगह बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है, तो ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं। बैकपैक का यूज करें, व्हील्ड ट्रॉलीज का यूज करें ताकि आपको ऐसे बैग नहीं हो ट्रेवल करने में, उठाने में पड़े, लादना पड़े बहुत ज्यादा। स्लीप रूटीन बनाने के लिए प्रॉपर रेगुलर बेड टाइम करें, 1 घंटे पहले लाइट डिम कर दें अपने सोने के। फिर मोबाइल का यूज कम से कम करें, लेट नाइट बहुत ज्यादा फोन ना चलाएं। स्ट्रेस लेवल अपना कम से कम रखें। और इमोशनल हेल्थ के लिए सीबीटी ट्राई करें, माइंडफुलनेस। फिर पेन एंड स्ट्रेस के लिए आजकल इतने सारे पेशेंट्स ग्रुप्स बन गए हैं बहुत अच्छे, फेसबुक वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, जो कि इससे आप जो आपके बीमारी से रिलेटेड पेशेंट ग्रुप हैं, जो कि उसमें वो कई अच्छे अच्छे हेल्प करते हैं कि भाई इसमें अपने स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए क्या करें, अपने
साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए कि कैसे अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। ये बहुत एक जरूरी चीज है। तो ये लास्ट स्लाइड है मेरी। एंड आई आरए की जो चेकलिस्ट होनी चाहिए, सबसे पहले वार्म अप, सुबह 5 से 10 मिनट उठें, सिकाई कर लें, स्ट्रेचिंग करें। 4 पीस, प्लान, प्रायोरिटाइज, पेस एंड पोजीशन, जो मैंने पहले बताया स्लाइड में कि प्लान कर लें, चीजें प्रायोरिटाइज कर लें, प्राथमिकता किसको देनी है, फिर पेस देखें, अपनी टुकड़ों टुकड़ों में काम करें, और पोजीशन देखें जो आप काम कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। मूव इन शॉर्ट बाउट्स, वॉक, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एंड हैंड मूव्स बहुत जरूरी है। कूल अ हॉट जॉइंट, आइस पैक आफ्टर, बहुत ज्यादा अगर हमने एक्सरसाइज कर ली तो उस पर आइस लगाएं, गठिया के मरीज को गर्म से सिकाई करें। ईट मेडिटेरेनियन स्टाइल, इंक्लूड फिश 2 to 3 टाइम्स पर वीक। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो फिर आप ऐसी चीजें जो कि हाई रिच इन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स रहते हैं, इसको आप लें। और विंड डाउन फॉर स्लीप, सेम बेड टाइम एवरी नाइट। प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है, 6 से 8 घंटे की। ये एक बहुत ज़रूरी है, अगर स्ट्रेस लेवल कम करने में आपकी मदद करेगी। सो आई थिंक ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। एंड आप सभी को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अ, इसमें जो है, एक सेकंड, हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड नहीं था टॉपिक। पर थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने अटेंड किया। जिसको पसंद आया वो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे बता सकता है कि आपको कैसा लगा वेबिनार, और आगे भी हम लोग इससे रिलेटेड वेबिनार्स करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल वेबिनार। हम ऑफलाइन हो गए हैं क्या? नो नो सर, अभी ऑनलाइन है। ओके ओके। ओके, तो आप इसमें एक ये वो भेज दीजिएगा मुझे, एक एक सर्वे लिंक टाइप से, जो कि मैं पेशेंट ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया वो बता देंगे कि उनको कैसा लगा और वो आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले टाइप के वेबिनार्स क्या होने चाहिए, वो बता देंगे। ओके ओके, श्योर श्योर। ग्रेट। ऑफलाइन, आप पहले वहां से ऑफलाइन हो जाओ फिर। यस।